नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र के तारीख की घोषणा। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पोस्ट पर कहा, सत्र होगा रचनात्मक और सार्थक जो हमारे लोकतंत्र को करेगा मजबूत। बिहार के बेतिया और सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर किया प्रहार। कहा, जंगल राज वाले बिहार के युवाओं के हाथों में देना चाहते हैं कट्टा और दो नाली। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में के बनमनखी में कहा, पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ। योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार में कहा, कांग्रेस अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। अपने संसदीय क्षेत्र काशी से प्रधानमंत्री ने दी 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। कहा, यह भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। और भारत के खिलाफ 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। गिल और अभिषेक ने दी टीम को तेज शुरुआत। तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को भारतीय टीम में मिली जगह। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संसद का सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, मैं आशा कर रहा हूं कि सत्र रचनात्मक और सार्थक होगा जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पटना आएंगे। प्रधानमंत्री ने जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर कटाक्ष किया। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस के शीर्ष परिवारों के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इन दोनों के नामदार जमानत पर बाहर हैं। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर।
ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बिहार की डबल इंजन सरकार में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जंगल राज और परिवारवाद को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान में ही जंगल राज वालों को बड़ा झटका लग चुका है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने तय कर लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। राजद को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने बिहार के युवाओं को किताबें दी हैं। जंगल राज वाले बिहार के युवाओं के हाथ में कट्टा और 2 नाली देना चाहते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। बिहार में मत्स्य पालन क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से भी संवाद किया। अत्याधुनिक रेल सेवा को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। पीएम ने बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इन सेवाओं से यात्रा में लगने वाले समय की भी भारी बचत होगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें
भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। नई वंदे भारत सेवाएं भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ आर्थिक समृद्धि के अवसर भी ला रही है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। पीएम ने उद्घाटन समारोह में मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। देश बीते 11 वर्ष में आधुनिक रेल अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का गवाह बना है। पीएम ने काशी में इंफ्रा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए एक खास अनुभव बने। पीएम का अभिनंदन उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिल खोलकर किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैली और जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में के बनमनखी में जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए की 160 सीटों पर जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। खोलकर सुन लो, पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, वो साक्षात्कार में देश में सबसे पीछे किसके कारण बना?
इस पाप के लिए कांग्रेस और राजद बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने बिहार का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन यहां की मेधा और प्रतिभा को बिहार के विकास में इस्तेमाल नहीं होने दिया। बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। क्या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए? देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में कटिहार के कदवा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भी हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम यहां पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। एक जमाने में सरकारी नौकरी अगर लग जाती थी तो मान लो लॉटरी लग गई, क्योंकि आज जीवन सुरक्षित रहोगे, पेंशन मिलेगा, आराम से जिंदगी जियोगे, काम जब हो जाएगा 20 साल की सर्विस हो जाएगी फिर भी कुछ मिलते रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन है आपको वापस फिर से मिले और हम ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले चरण में हुए बम्पर मतदान से बेहद उत्साहित हैं। मुकेश ने 80 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि युवाओं में बदलाव की लहर है। बहुत ही अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80 प्लस सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। वहीं इससे उलट जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ही खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ना पहले था और ना अब है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में वोट चोरी का मामला है तो इसके लिए चुनाव आयोग से जवाब मांगिए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें। इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई, वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन दो अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। 13 नवंबर तक चलने वाली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, वहां की संसदों को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगी और
इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, चिकित्सा, आधारभूत ढांचे और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा होगी। भारत के खिलाफ 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए तेजी से रन बनाए। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बगैर किसी नुकसान के 52 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में एक परिवर्तन किया गया है। तिलक वर्मा को आराम दिया गया है और उनके स्थान पर रिंकू सिंह को निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। असम राइफल्स हाफ मैराथन का 5वां संस्करण 14 दिसंबर को मेघालय के शिलोंग में आयोजित होगा। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम राइफल्स मुख्यालय के अधिकारी प्रतिनिधि कर्नल नवजोत सिंह ने इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर मैराथन की जर्सी और पदक का भी अनावरण किया गया। असम राइफल्स के 5वें संस्करण में 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक आयु के 3000 से अधिक धावक 3 अलग अलग वर्गों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में भाग लेंगे। विजेता धावकों को 20 लाख रुपयों की पुरस्कार राशि से नवाजा जाएगा। इस अवसर पर असम राइफल्स मुख्यालय के अधिकारी प्रतिनिधि कर्नल नवजोत सिंह ने कहा कि इस मैराथन का लक्ष्य सैन्य बलों के बीच स्वास्थ्य और सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। Has become the most celebration of running in the Northeast with some estimated 3,000 plus participants. Keeping this in mind, we have significantly increased the prize purse to rupees 20 lakhs. Our goal is not only to promote wellness and camaraderie amongst the forces, but also encourage the public at large to align with the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for a fitter, healthier India. कोई भी अगर आज की तारीख में फिटनेस के लिए कोई भी स्पोर्ट्स का काम होता है, ठीक है, तो इससे क्या है कि एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। उस एरिया के लिए टूरिज़्म के अपॉर्चुनिटीज़ तो खुलती ही खुलती हैं। साथ में क्या होता है कि यूथ के अंदर भी यूथ जो है, जो उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आता है कि ठीक है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आर्म फोर्सेस जब ये प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम्स की जो सेंटिटी होती है या उस चीज़ की जो विश्वसनीयता होती है वो काफ़ी हद तक मानी जाती है। गायक सिद्धार्थ महादेवन, जिन्होंने जिंदा और भाग मिल्खा भाग जैसे लोकप्रिय गीतों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सूरमा और चक दे इंडिया जैसे जोश भरे और भावपूर्ण गीतों से समारोह को और भी खास बना दिया। डीडी न्यूज संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने सिद्धार्थ महादेवन से खास बातचीत की है। आप इस खास बातचीत को सुनिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इंडियन हॉकी कुछ करेंगे नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करेंगे। इंडियन हॉकी 100वां साल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और जब बात हॉकी की है और बात अगर स्पोर्ट्स की है तो म्यूज़िक एक बहुत उस पर 4 चांद लगाते हैं। और अब हमारे साथ हैं सिंगर सिद्धार्थ महादेवन, जो यहाँ पे आके इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रैक्स गाया है और इस जो सेलिब्रेशन है उसको काफ़ी स्पेशल बनाया। यहाँ पे आके परफॉर्म करना जो कि इंडियन हॉकी की लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहा है 100 इयर्स को, तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना कितना स्पेशल था? आई थिंक ये बहुत ही बड़ा ऑनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन हॉकी को बहुत सारी बधाई। 100 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है आज दिल्ली में और मुझे मौका मिला है आके इधर गाने को, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड एंड ऑनर्ड एंड बहुत मज़ा आया आज परफॉर्म करके। इन सारे लोगों के सामने इतने दिग्गज लोग भी थे, तो बहुत मज़ा आया। आपके जो गाने हैं, जिंदा हो चाहे भाग मिल्खा भाग हो, वो हमेशा एक स्पोर्टिंग जो है ना, वो इमोशंस को रिवोक करता है, जो एक पैशन को रिवोक करता है। तो उनके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे गाने मिले हैं। मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही जिंदा था, जो द ग्रेट मिल्खा सिंह जी के ऊपर जो बायोपिक बनी थी उसमें गाना था। एंड तब से मुझे आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद इन दैट जॉनर, वेदर ये बॉक्सिंग का कोई तूफान हो या
भाग मिल्खा भाग टाइटल ट्रैक हो, तो आई थिंक वो मोटिवेशनल स्पेस में जो गाने होते हैं वो गाने को बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इतनी एनर्जी लगती है उसको. यू हैव टू थ्रू योर वॉइस आपको जो लिसनर है उन तक वो एनर्जी पहुंचानी होती है. तो आई हैव बीन लकी कि मेरे को ऐसे गाने मिले हैं. प्लस मुझे गाने को भी बहुत मज़ा आता है. सो मैंने बहुत सारे उनमें से गाने आज गाए एंड बहुत सारे दूसरे भी गाने गाए. हॉकी के ऊपर जो गाने हैं वो भी गाए, चक दे इंडिया हो या सूरमा हो, वो सब गाने भी गाए. तो मज़ा आया. दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, वीरिया. तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा. तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा. थैंक यू सो मच.